अस्सलाम वालेकुम तलबा व नाज़रीन। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन पेपर के बारे में कि आपका जो ये इंडियन कल्चर और हेरिटेज का जो पेपर होगा वो उसका इसकी मार्किंग स्कीम किस तरह से है और उसका पैटर्न जो होगा जो आपका आ सकता है पेपर, उसका पैटर्न किस तरह का होगा, ठीक है, उसके बारे में बात की जाएगी। सबसे पहले तो आप जो देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, तो ये हमारा जो पेपर होगा वो 100 मार्क्स का है और टाइमिंग इसकी हुई 3 घंटे की होगी। तो टाइम का आप लोग ख्याल रखिएगा, टाइम से पहले आप सेंटर पे पहुंचें। इसमें बहुत सारी बातें जो है इसमें ध्यान रखने वाली हैं। पहला ये कि जो भी क्वेश्चन पेपर आपको मिल रहा है उसमें आप ये जरूर देख लीजिए कि उसमें जो क्वेश्चन सवालात की जो तादाद है वो उतनी ही होनी चाहिए जो कि क्वेश्चन पेपर पे लिखे हुए हैं। अब जैसे यहाँ 50 है तो उसमें भी क्वेश्चन पेपर में जो सवाल नामा है आपका उसमें भी, ठीक है, 50 ही क्वेश्चंस होने चाहिए। अच्छा, इसमें एक बात यह है कि सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके, जितने भी सवालात हैं वो सब कंपलसरी हैं। कंपलसरी है यानी उनको हल करना ज़रूरी है, चाहे वो 1 नंबर का है, 2 नंबर का है, 3 नंबर का है या 5 नंबर का है, तो सभी को आपको हल करना ज़रूरी होगा। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उसके सामने आपको मार्क्स भी दिए गए होंगे, ठीक है, उसके मार्क्स वगैरह, ठीक है, वो भी आपको सामने ही दिए गए हैं। चलिए, तो पहला सेक्शन ए है, ठीक है जी। पहला जो पार्ट है आपका वो ए है। उस पार्ट के अंदर 1 से लेके 20 क्वेश्चंस हैं जो कि क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं यानी एमसीक्यूज हैं, ठीक है, यानी उसमें हमें एक सवाल दिया होगा और उसके 4 ऑप्शंस हमें मिले होंगे, ठीक है, और हर एमसीक्यू का जो है जो जवाब आप देंगे तो आपको 1 मार्क्स उसका मिलेगा, ठीक है, सही जवाब होगा तो उसका 1 मार्क्स आपको मिलेगा। सिलेक्ट एंड राइट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आउट ऑफ द 4 ऑप्शन। तो जो आपको चारों ऑप्शंस में जो सही आपको सही लगे कि सही है उसको आपको लिखना है, ठीक है, इसका ख्याल रखिएगा आप। An internal choice has been provided in some of these questions. You have to attempt only one of the given choice in such question. तो ऐसे सवालात अगर आपके पास आते हैं तो उसमें चारों में से एक को आपको चुनना होगा, एक सही जवाब होगा, ठीक है, हल होगा। ऐसा ना करें कि आप 2 को या 3 को जो लग रहा है आपको कि ये भी सही हो सकता है तो 2 को आपने सिलेक्ट कर लिया, लिख दिया, तो ऐसा ना करें। तो जो आपको सही लगे उसी को आप लिखिए बाकायदा। तो इस तरह से जो पहला सेक्शन है तो वो हो जाएगा आपका 20 मार्क्स का, 20 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है जी। बात करते हैं सेक्शन बी की। जो दूसरा हिस्सा है सवालात का वो उसमें 21 से लेके 35 जो क्वेश्चन है, ठीक है, 21 से लेके जो 35 क्वेश्चन हैं आपके वो 2 मार्क्स के होंगे, कैरी 2 मार्क्स, 21 नंबर से 35 नंबर के 2 मार्क्स के होंगे, यानी 15 सवालात जो हैं होंगे, यानी 15 दूनी 30, तो 30 मार्क्स के ये सवालात होंगे। ठीक है, अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन फॉर ईच ऑफ द क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, जो सवाल आपको दिया गया है उसके मुताबिक आपको उसका जवाब देना है, ज़्यादा लंबा जवाब नहीं देंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये भी है कि सवाल जो है आपका इसमें बाय द वे कहीं 2 पार्ट हैं आपका, एक ही सवाल के 2 हिस्से हैं, तो उसमें जब आप एक का अगर जवाब दे देते हैं, मान लीजिए सवाल एक ही है लेकिन उसके 2 हिस्से हैं, तो अगर 2 हिस्सों में से अगर आप एक हिस्से का जवाब आपका सही होता है तो उसका फिर आपको 1 ही मार्क्स मिलेगा, ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अगर दोनों का जवाब देते हैं तब आपको 2 मिलेंगे।
इसी तरह सेक्शन सी है, सेक्शन सी जो है इसमें 36 से लेके 40 नंबर के जो क्वेश्चन हैं ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और इसके भी मार्क्स 2 ही होंगे, ठीक है। और इसका जो जवाब आपको देना है बहुत ज़्यादा अल्फाज में नहीं बल्कि तकरीबन 2 से लेके 3 लाइनों में मुख्तसर जो है आप इसका जवाब दीजिए, ठीक है। ये 36 से लेके 40 तक के जो सवालात होंगे, ठीक है, तो आपको 3 से लेके हद है कि 4 में आप इसका जवाब पूरा कर दीजिए। इसी तरह तो इस तरह से ये 36 से 40 की मतलब कितने हो गए, 5 सवाल हो गए, 5 × 2 10 मार्क्स के हो गए, ठीक है। इसी तरह सेक्शन डी है, सेक्शन डी 41 से लेके 45 नंबर के जो क्वेश्चन हैं यानी 5 क्वेश्चन जो होंगे, ठीक है, ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ये भी, और हर एक का जो मार्क्स होगा आपका, ठीक है, वो 3 नंबर का होगा। और इसमें जो वर्ड्स की रेंज होगी वो 40 अल्फाज से लेके 50 अल्फाज के दरमियान में होगी। और ये मतलब समझ लीजिए कि एक पैराग्राफ, ठीक है, मतलब 5 लाइनें कम से कम आपकी होनी चाहिए, 5 लाइनों में आपका जवाब हो जाए। सेक्शन ई जो है कंसिस्ट ऑफ 46 टू 50। जो सेक्शन ई है उसमें 46 से लेकर 50 के दरमियान जो क्वेश्चंस होंगे आपके, वो थोड़े लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे और हर एक का जवाब जो है आप जब देंगे, अगर सही आंसर होगा तो 5 मार्क्स आपको मिलेंगे। इसमें अल्फाज की जो तादाद है वो 150 से लेके 200 के दरमियान होगी, ठीक है। 150 से लेके 200 का मतलब ये हुआ कि आपको तकरीबन 1 से 1.5 पेज, ये 2 पेज भी भर दीजिए, यानी 2 पेज में भी आप इसका जवाब दे सकते हैं। कम से कम 1.5 पेज में इसका जवाब आप दे दीजिए, ठीक है। और या ये हो सकता है कि 5 मार्क्स का है जैसे, तो 5 पॉइंट बना के आप उसका जवाब दे दीजिए। सबसे बेहतर तरीका ये रहेगा कि 5 पॉइंट्स आप बनाइए, ठीक है, और उसमें फिर उसके सब पॉइंट आप दे दीजिए, तो वो आपका सबसे बेहतर रहेगा। चलिए, अब पहला सेक्शन जो ए है उसमें 1 से लेकर 20 तक की जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे वो कुछ इस तरह के होंगे जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। आंसर एनी ऑफ द क्वेश्चन गिवन बिलो, यानी मंदरजा झेल जो क्वेश्चन है, सवालात हैं, उनमें से उसके जवाब दीजिए आप, ठीक है। तो विच इज़ नॉट द करेक्टर फीचर ऑफ डिफरेंट कल्चर। तो पहला जो सवाल है उसमें सवाल क्या है कि बताइए जो कल्चर यानी सकाफ़त का है, इसमें कौन सी खसूसियात सकाफ़त की नहीं है, ठीक है। तो कल्चर आर लर्न एंड एक्वायर्ड, सकाफ़त को सीखा और उसे एक्वायर किया जा सकता है, ठीक है। कल्चर आर कम्युलेटिव, ठीक है, कल्चर जो है आपका कम्युलेटिव है। कल्चर आर स्टैटिक, कल्चर आर डाइवर्स, ठीक है। ये कल्चर जो है आपका हरकी है, कल्चर जो है आपका सकूनत है। ये कल्चर आर डाइवर्स, ठीक है। तो ये कल्चर जो है आपका, ये सकाफत जो है उसके मुख्तलिफ पहलू हैं। तो आपको इसमें से एक ऑप्शन सही जो है इसका, उसको सही टिक करना होगा A, B, C, D में से। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि इसका जो पहला पार्ट है A, इसका सही आंसर होगा कल्चर आर स्टैटिक, कल्चर जो है हरकी नहीं है, तो C इसका आंसर होगा, ठीक है। यानी सकाफत हरकी नहीं है, स्टैटिक है, ठीक है, मुंजमद है, अपनी जगह रुका हुआ है। अगला है द आइडेशनल पैटर्न ऑफ बिहेवियर हेल्प इंडिविजुअल टू गेन। द आइडेशनल पैटर्न ऑफ बिहेवियर हेल्प इंडिविजुअल टू गेन सोशल एक्सेप्टेंस, पॉलिटिकल रिकॉग्निशन, इकोनॉमिक्स बेनिफिट या रिलीजियस गोल। जो आइडेशनल पैटर्न होते हैं, ठीक है, वो हमें मदद करते हैं इंडिविजुअल टू गेन, ताकि हमें हासिल हो, क्या हासिल हो, समाजी एक्सेप्टेंस, समाज के अंदर हमारी शमूलियत, ठीक है, पॉलिटिकल रिकॉग्निशन
या सियासी पहचान, या इकोनॉमिकल बेनिफिट्स, या रिलीजियस गोल। अब इन चारों में से क्या सही हो सकता है भाई? तो इसका आंसर होगा ए, सोशल एक्सेप्टेंस। समाजी जो एक्सेप्टेंस है आपका, ठीक है, वो इसमें होगी। बाकी जो ऑप्शंस हैं ये गलत होंगे, ठीक है। तो इसको आप लगाएंगे, बी लिखे, फर्स्ट का बी, ठीक है, फर्स्ट का बी हो गया क्वेश्चन, फर्स्ट का बी। आंसर क्या होगा इसका? ठीक है, ए, ये इसका आंसर हो जाएगा, सोशल एक्सेप्टेंस। अगला क्वेश्चन है, आंसर एनी वन ऑफ द क्वेश्चन गिवन बिलो। इन मंदरजा झैल में से, ठीक है, जो सवाल दिए गए उसमें से सही का जवाब दीजिए आप। अगला है, द सूफीज वर रिलीजियस, लिबरल एंड रीच स्पिरिचुअलिटी थ्रू म्यूजिक, पेंटिंग, पोइट्री, डांस। जो सूफीज थे, ठीक है, उन्होंने मजहबी जो तालीम है उसको किस तरह से फैलाया? स्पिरिचुअल जो टीचिंग है, थॉट है, अपने ख्यालात हैं, स्पिरिचुअल यानी जो अपने अकायद हैं या अपने मजहबी जो क्या कहेंगे आपका ख्यालात हैं, वो लोगों तक कैसे पहुंचाए? म्यूजिक के जरिए, पेंटिंग के जरिए, मुसव्वरी के जरिए, ठीक, मौसीकी के जरिए, या मुसव्वरी के जरिए, शायरी के जरिए, या डांस, ठीक है, नाच के जरिए। तो इसका आंसर क्या होगा? बाय, ठीक है, पोइट्री। इसका आंसर क्या होगा? बाय पोइट्री, ठीक है, शायरी के जरिए। अच्छा, इसमें एक चीज ये है कि इसमें जो चूज द करेक्ट आंसर ए बी सी, तो बहुत सारी चीजें इसमें हैं कि जिसमें म्यूजिक भी शामिल है, पोइट्री भी शामिल है, डांस भी शामिल है। तो इसका मेरे ख्याल से जिसका आंसर है वो म्यूजिक भी है, पोइट्री भी है और डांस भी है, ठीक है। तो तीनों चीजें इसमें शामिल होंगी। तो इसका आंसर जो होगा सी, ए सी एन डी, म्यूजिक, पोइट्री, डांस, यानी मौसीकी, शायरी और नाच, रक्स, ठीक है। इन तीनों के जरिए जो है सूफीज्म जो है आपका उन्होंने अपनी टीचिंग्स को फैलाया। अगला है खासकर हिंदुस्तान में, द अफगान रूलर हु इज नॉन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सड़क आजम या सड़क आजम और ग्रांड ट्रंक रोड इज। जो अफगान रूलर था, ठीक है, वो हुक्मरान, जो अफगान हुक्मरान था, जिसने काफ़ी लंबी सड़क जिसका नाम है ग्रांड ट्रंक रोड, ये पेशावर से लेके और बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश तक ये सड़क थी। और इस सड़क को जो तामीर करवाया वो कौन सा हुक्मरान था? ठीक, कौन सा अफगान हुक्मरान था? तो इसमें चार ऑप्शन हैं, एक शेरशाह सूरी, ए बी बहलोल लोदी, सी सिकंदर लोदी, डी इब्राहिम लोदी। तो आपको पता होना चाहिए वो अफगान रूलर कौन है? शेरशाह सूरी, ए इसका आंसर होगा। The secular and liberal approach of Mughal Emperor Akbar was reflected in following ways। ठीक है, जो मुगल जो हुक्मरान थे उनकी जो सोच, खासकर अकबर की, ठीक है, उसकी जो सोच है, खास जो सेकुलर सोच है, वो झलकती है, किस चीज़ से झलकती है? He fostered harmony by discouraging racial and religious biases। He started a faith called Din-e-Ilahi। He built friendly relation with the Hindus and Rajput, all of the above। तो उसने क्या करा कि उसने fostered harmony by discouraging racial and religious biases। उसने हारमनी को, सोशल हारमनी जो है आपका, उसको पैदा किया। समाजी जो एक तरह से क्या कहेंगे उसे, समाजी मिलाप जो है उसने उसे पैदा करने की कोशिश करी। और जो समाज के अंदर जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है उसको दूर करने की कोशिश करी, रिलीजियस बायसेस जो है उसको दूर करने की कोशिश करी। तो इसके ज़रिए उसने ऐसा किया। या ही स्टार्टेड अ फैथ कॉल्ड दीन-ए-इलाही, या जो उसने एक नया मजहब इख्तियार किया था दीन-ए-इलाही, उसके ज़रिए इस तरह से किया उसने। या ही बिल्ड फ्रेंडली रिलेशन विद द हिंदूज एंड राजपूत, या हिंदू और राजपूत के दरमियान एक दोस्ताना ताल्लुकात कायम करने की उसने कोशिश करी। या ऑल अबव द अबव, ये सारी बातें जो ऊपर दी गई हैं।
तो इसमें आंसर क्या होगा इसका? डी, क्योंकि सारी बातें उसने करी थी। पूछो, मालूम करो। आप लोगों को इंग्लिश में समझ में आ रहा है बेटा? ये जो आपको ये इंग्लिश में ऑप्शन दिए गए हैं, ये समझ में आ रहे हैं आपको? ये तो अलग लीजिए, इंग्लिश का सिर्फ पैटर्न बता दीजिए, कौन से क्वेश्चन कितने आ रहे हैं और सोल्व करा दीजिए। तो ठीक है, कभी पुराना में उर्दू का लगा देता हूँ, नहीं कोई पुराना लगा दिया उर्दू का ज़्यादा। क्वेश्चन दिखा दीजिए कितने पूरे। अच्छा ठीक है, देखिए ये आपका जो टोटल क्वेश्चन है, आप देख लीजिए एक बार। टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? टोटल 50 हैं आपको, तो सबको ही हल करना है आपको, कोई भी एक सवाल नहीं छोड़ना। थोड़ा ऑप्शन जरूर मिले हैं हमें इसमें, ठीक है, अच्छी बात है, इसमें ऑप्शन हमें काफी मिले हुए हैं। क्या बोल रहे हैं? हाँ बताइए, आपकी तरफ से क्या है? देखिए ये इंग्लिश में है आपका, ये जो पैटर्न आपका आया नया पैटर्न है वो इंग्लिश में आपको बताया जा रहा है, तो इसमें किसी को कोई दिक्कत आ रही है समझने में तो आप बताइए। ये भाई दारुण छापी, दारुल छापी से बताइए कि हाँ किसी को कोई दिक्कत है? मीडियम उर्दू तो फिर क्वेश्चन पेपर इंग्लिश क्यों है? नहीं, आपका इंग्लिश में वो हिंदी आएगा तो उर्दू में ही है आपका, लेकिन समझाने के लिए यहाँ पे एक पैटर्न दिया गया है कि जी इस तरह का क्वेश्चन पेपर आएगा आपका, होगा जो आप पेपर आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो उर्दू में ही होगा, उर्दू मीडियम ही होगा उसका, ठीक है, इसके लिए परेशान ना हो आप। लेकिन ऑप्शन इसी तरह के आएंगे, जिस तरह के क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन उसके 4 ऑप्शन आपको दे रखे होंगे, उसमें एक सही होगा। ये वाला है, गूगल वाला। गूगल वाला है, कोई नहीं, आंसर दे रखे हैं इसमें भी, आंसर दे रखे हैं। हटा रहे तीसरे नंबर वाला कौन? इसी को करा दे, यही करा दे, आ जाएगा समझ तो आ जाएगा, ठीक। जवाब मांगे किसी को पता होगा, ठीक है, इसका आंसर ये दे रखे हैं आपने, ये डाल रखा है इनके इस ग्रुप में, ठीक। चलिए, विच सॉरी मंदरजा झील में से किसी मंदिर को हिंदुस्तान में कभी भी बनाया गया था सबसे उम्दा वाहिद फन पारा करार दिया गया, यानी अब तक का सबसे बेहतरीन मंदिर है जिसे बनाया गया है हिंदुस्तान की तारीख में, उस मंदिर का आपको नाम बताना है। ए ऑप्शन है महाबलीपुरम, बी बृहदेश्वर मंदिर है, सी कैलाशनाथ मंदिर है, डी है पुरी का मंदिर। तो चारों ऑप्शन में से एक सही जवाब है, वो आप बताइए। चलिए जल्दी से आपकी तरफ से जवाब आना चाहिए इसका, इसका आंसर क्या होगा जी बताइए। ए महाबलीपुरम, गुड, इसका आंसर है ए महाबलीपुरम। नहीं महाबलीपुरम नहीं बेटा, महाबलीपुरम नहीं है इसका आंसर, सी है इसका आंसर।
ठीक है, महाबलीपुरम भी अपनी जगह वो भी अच्छा है देखने में, लेकिन असल कैलाशनाथ मंदिर है, उसकी वजह यह है कि कैलाशनाथ मंदिर को पूरी चट्टान काट के बनाया गया है, ऊपर से नीचे तक, ऊपर से स्टार्ट किया गया और नीचे उसकी जो बेस है, आपका बुनियाद है, वहां तक उसके लेके जाया गया है। और ये बहुत ही मतलब बेहतरीन नमूना है आपका फन का। अगला सवाल है, राज तरंगिणी लिखी है, किसने लिखी है, उसका नाम बताना है आपको, उस राइटर का आपको नाम बताना है। ए है कल्हन ने लिखी है, बी सोमदेव ने लिखी है, सी जयदेव ने लिखी है, या डी अश्वघोष ने लिखी है। तो इन चारों में से एक जवाब सही है इसका, बताइए राज तरंगिणी किसने लिखी। डी नहीं है, डी जवाब तो सही नहीं है, डी जवाब सही नहीं है बेटा। हाँ बताइए, ए कितने लोग कह रहे हैं ए सही है और कितने कह रहे हैं कि डी सही है, बताइए। सोमदेव, आपने पढ़ा नहीं लग रहा है आपका, अगर पढ़ा हो तो आपने बिल्कुल सही जवाब देते इसका। आपके पास पेपर पहुंचा हुआ है, उसके बावजूद भी आप जो है इसका सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं, ये बहुत गलत बात है आपकी। इसका सही आंसर है ए, कल्हन ने लिखी इसकी। ठीक है, राज तरंगी भी याद करते हैं, नोट करते हैं, आ सके इनमें से। हाँ देखिए बेटे, ये जो क्वेश्चन है आपका, इसमें से कुछ भी आ भी सकते हैं, आपको कुछ पता नहीं है, तो भी याद इन्हें भी याद कर लीजिएगा अच्छे से। अगला है, जान्य जैन मजहब को मानती है, वो अपनी रिवायती मजहबी किताब किस मजहब में पढ़ेगी। देखिए वो जैन मजहब को मानती है, जानिए कोई लड़की है, वो जैन मजहब की फॉलो करती है, उसके मानने वाली है। अब यहाँ पर 4 किताबें दी गई हैं, ये मजहबी किताबें हैं, और ठीक है, वो अपनी रिवायती मजहबी किताबें किस ज़बान में पढ़ेगी, ये ज़बान बताना हमें किस ज़बान में पढ़ेगी। तो लैंग्वेज बतानी है आपको, ए प्राकृत, बी पाली, सी संस्कृत, डी मराठी। बताइए, पाली, प्राकृत, पाली, संस्कृत, मराठी। बी पाली। देखिए इसका आंसर है संस्कृत, सी संस्कृत इसका आंसर है। ठीक है, हाँ, जो सबसे पुरानी जो जबान है वो संस्कृत है। ज्यादातर जितनी भी मजहबी किताबें हैं आपका, उनकी जो शुरुआती जितनी भी किताबें हैं वो संस्कृत भाषा में जबान में लिखी गई है आपका, तो इसका आंसर संस्कृत होगा। ठीक है, बाद में फिर पाली और प्राकृत आई हैं, लेकिन शुरुआती जो जबान है वो संस्कृत है। अगला सवाल है, हिंदुस्तान के किस तबियात दां को 1930 में नोबेल इनाम मिला था। यानी वो कौन सा फिजिसिस्ट है, फिजिसिस्ट यानी तबियात है, जिसने नोबेल प्राइज 1930 में मिला। अब उसमें ए ऑप्शन है डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं, बी जेसी बोस हैं, सी सीवी रमन हैं, डी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैं। अब देखिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तो ठीक है, ये तो बहुत बात के हैं, तो ये तो हो नहीं सकते। ठीक है, डॉक्टर विक्रम साराभाई ये भी नहीं हो सकते, ये भी बात के हैं। अब बच्चे सीवी रमन और जेसी बॉस। अब ये बताइए इनमें कौन हो सकता है। अब बताइए सीवी रमन और जेसी बॉस, इन दोनों में से किसको नोबेल प्राइज मिला है। ऑप्शन बी सही है या सी। सी बिल्कुल, डॉक्टर सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन, इनका पूरा नाम सीवी रमन। अगला सवाल है, मंदरज झैल में से 13वीं सदी में हंसदेव के जरिए लिखी गई किताब मुंतखब कीजिए। यानी जो हंसदेव थे उन्होंने किताब लिखी थी, मुगलिया दौर की बात है, मुगलिया दौर की ही बात है तकरीबन। हाँ, उन्होंने एक किताब लिखी थी बाकायदा, वो किताब
का नाम बताना है आपको। मिर्ग पाक्षी शास्त्र है, तुझके जहांगीरी है, तुझके बाबरी है, लीलावती है। अब देखो हंसदेव जो हैं ये, ठीक है, क्या आंसर होगा? ए बी सी डी? देखो सुन लो मेरी बात, तुझकी जहांगीरी जहांगीर ने खुद लिखी थी अपनी, तो ये नहीं हो सकती। तुझकी बाबरी बाबर ने खुद लिखी थी, बाबर नामा भी कह सकते हैं इसे हम, तो ये भी नहीं हो सकती। अब बचा मिर्गा पाक्षी शास्त्र और लीलावती। ए और डी, ए और डी में से हो सकती है। अब बताइए ए होगी या डी होगी? जी, ए डी? कितने लोग कह रहे हैं कि ए होगा और कितने लोग कह रहे हैं डी होगा? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए हंसदेव थे कौन। ठीक है, हंसदेव जो थे अगर ये बायोलॉजिस्ट हैं तब तो इन्होंने मृगा पाक्षी शास्त्र लिखी होगी, अगर ये मैथमेटिशियन हैं तो इन्होंने लीलावती लिखी होगी। अब ये आप बताइए ये थे कौन हंसदेव हैं? बेटा आप सीधे होके बैठिए, आपका तरीका ही है। क्लास में आप किससे बैठे हो आप? इसका आंसर होगा ए, मिर्गा पाक्षी शास्त्र। मिर्गा पाक्षी शास्त्र जो है ये, इसमें बाकायदा उनके जो क्या कहते हैं मिर्ग यानी कि पक्षी, मिर्ग मतलब कि मुर्गा हो गया, पक्षी और शास्त्र यानी इसमें जो परिंदे हैं उनके बारे में बताया गया है। ये बायोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने परिंदों के बारे में बताया बाकायदा, तो ये उसकी वो किताब है इनकी। ठीक है, अगला है इस बरतानवी अफसर को शनाख्त कीजिए जिसने कलकत्ता मदरसा शुरू किया था। बताइए वो कौन सा अफसर है? ए वारेन हेस्टिंग, बी जोनाथन डक्कन, सी लॉर्ड मैकाले, डी लॉर्ड विलियम बेंडिक्ट। कलकत्ता में मदरसे की शुरुआत करवाई इन्होंने। वारेन हेस्टिंग, जोनाथन डक्कन, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड विलियम बेंडिक्ट। क्या होगा इसका आंसर? ए वारेन हेस्टिंग। ठीक है, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग इसका सही जवाब है। अगला है महात्मा गांधी ने छूतछात के खिलाफ एक मुहिम शुरू करी थी और सबसे निचली जात के लोगों को नाम दिया था। वो क्या नाम दिया था हमें भाई बताइए आप। यानी महात्मा गांधी जो है बाकायदा एक बस्ती में भी गए थे और उस बस्ती में जाके बाकायदा सफाई भी करी, तो जो पिछड़ी जाति के लोग हैं उनको एक नाम दिया था उन्होंने, तो वो किस नाम से, वो क्या नाम दिया था ये आपको बताना है। ए दर्ज फहरिस्त कबाइल का, दर्ज फहरिस्त जातों का, हरिजनों का, दिगर पिछड़ी जातों का, तो क्या नाम दिया था उन्हें आपको बताना है। दर्ज फहरिस्त कबाइल का, दर्ज फहरिस्त जातों का, हरिजनों का या दिगर पिछड़ी जातों का। तो आंसर क्या होगा? सी सही जवाब है। हरिजन नाम दिया था उन्होंने जी, बाकायदा हरिजन बस्ती में भी गए और वहां सफाई भी उन्होंने की। अगला सवाल है द्रौपदी ने 5 पांडव भाइयों से शादी की, ये किस किस्म की शादी की मिसाल है? देखो शादी की कई सारी मिसाल होती हैं, हिंदू मजहब में 8 तरह की शादियां हैं। ठीक है, खासकर 5 शादियों को ज़्यादा बेहतर माना गया है, 5 या 4 को। अब उसमें आप बताइए कि जो 5 द्रौपदी की जो शादी हुई थी 5 पांडव भाई से, वो किस तरह की शादी थी? यकजोजी, तादाद अज़वाजी, चंद शोहरी, अगुत ब्याह की। ए बी सी डी। यकजोजी यानी एक शोहरी वाली, तादाद अज़वाज की यानी ज्यादा बीवी की, या चंद शोहरी यानी ज्यादा शोहरों वाली, अगुत ब्याह की।
तो क्या आंसर उसका सी, चंद शोहरी का होगा इसका आंसर। अगला सवाल है, आप इस्तिलाह संस्कृति से क्या समझते हैं? संस्कृति जो इस्तिलाह है जो इस्तेमाल की जाती है, ठीक है, उसका आज से आप क्या समझते हैं? ये संस्कृति जो संस्कृत जबान की लफ्ज़ है और इसका मीनिंग क्या है? किसी चीज़ में और सुधार पैदा करना, यानी कोई चीज़ आप बना रहे हैं और उसमें और अच्छाई पैदा कर रहे हैं और अच्छे इसमें बेहतरी लेके आ रहे हैं, ठीक है, वही संस्कृति होती है। यानी किसी भी चीज़ में, चाहे वो ज़बान हो, चाहे अखलाक हो, अदब हो, लिटरेचर हो, या कोई भी चीज़ है, उसमें अगर हम और खूबसूरती ले आए तो वो ठीक है, उसमें और बेहतरी ले आए तो वो क्या कहलाएगी? संस्कृति कहलाएगी। हर्ष के दौर हुकूमत का तफसीली बयान किन दो अहम आलिमों ने पेश किया है? हर्षवर्धन जो है, ये मैं आपको पता ही है कि ये क्या कहते हैं, क्या नाम है इसका, हाँ, इस जहाँ से आता है, क्या नाम है इसका, कन्नौज के हुक्मरान थे ये, और काफ़ी अच्छी इन्होंने हुकूमत करी थी। अब इनकी जो दौर हुकूमत का जो हमें तफसीली बयान मिलता है वो किससे पता चलता है हमें? ठीक है, ये उन दो आलिमों का नाम बताना है। एक तो इनका जो दरबारी कवि था जिसका नाम था बाण भट्ट, क्या नाम था? बाण भट्ट। उसने जो है इनके बारे में काफ़ी कुछ हमें मालूमात हासिल होती है। और उसी दौर में एक चीनी सയ്याह आया था फाहियान ने भी हर्ष के दौर के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है, उससे भी हमें काफ़ी तफसीली मालूमात हमें होती है इसके दौर के बारे में। अगला है, किन्हीं दो नुकात के लिहाज से हिंदुस्तान में कुरून वस्ता के दौरान फ़ारसी अदब के इर्तिका की वजाहत कीजिए। किन्हीं दो नुकात के लिहाज से हिंदुस्तान में कुरून वस्ता के दौरान फ़ारसी अदब के इर्तिका की वजाहत कीजिए। देखिए, हिंदुस्तान में अलग अलग वक्त में अलग अलग जो है मुल्कों से अलग अलग, ठीक है, हमलावर हिंदुस्तान में आए। खासकर आप देखें, तुर्क आए, इसके बाद तुर्कों से पहले अरब, उससे ठीक है, फिर तुर्क आए, और इसी तरह से जब ये मुग़ल आए, ठीक है, मुग़ल पीरियड में हम देखते हैं कि इनके रिश्ते जो हैं ईरान से काफ़ी मजबूत थे। तो मुग़लों ने अपनी जो दरबारी ज़बान थी वो फ़ारसी को बनाया। तो फ़ारसी जो है आपका दरबारी ज़बान या एडमिनिस्ट्रेटिव जो ज़बान है वो होने की वजह से हम देखते हैं कि इसमें काफ़ी कुछ लिखा गया। ख़ासकर उस दौर की जो तारीख़ है वो भी इसी फ़ारसी में लिखी गई, और जितने भी आपका शेर व शायरी है, जो भी कलाम है, अदब है, तो उसको फ़रोग़ दिया गया। ठीक है, किन्हीं दो नुकात से लिहाज से सामवेद और यजुर्वेद का तक़ाबुल कीजिए। देखिए, ये दोनों ही किताबें वैदिक किताबें हैं आपका, और सबसे इसमें पुरानी जो वेद है वो यजुर्वेद है, सॉरी ऋग्वेद है। तो सामवेद और यजुर्वेद जो हैं दोनों ही हम देखें तो इसमें बाकायदा जितने भी इनके इष्ट देव हुआ करते थे, जितने भी इनके देवता होते थे, उनके गान हैं इसमें बाकायदा। सामवेद में आप देखेंगे ज़्यादातर नुकात गीतों पर मुश्तमिल हैं, इनके बाकायदा गीत होते थे इनके, ठीक है, और इसमें यजनाज होते थे और जो गाते थे बाकायदा ये, ठीक है, उनको गाने का तरीका किस तरह से गाया जाए, इसके बाकायदा इसके बारे में जो है लिखा गया था। और सामवेद का इस्तेमाल ज़्यादातर मजहबी तकरीबों में मौसीकी और गीतों के लिए होता था। ठीक है, जैसे मिला है, तो ये जो तकरीबें हुआ करती थी उसमें मौसीकी के लिए, म्यूज़िक के तौर पे जो है इसका इस्तेमाल किया जाता था। इसी तरह से यजुर्वेद है, यजुर्वेद ही है, ये भी क्या है, दुआया कलाम है आपका, और ये कुर्बानी की रस्मात जो होती थी उसमें बाकायदा जो उसकी अमली हिदायत होती हैं उस पर मरकूज़ थी। जो भी ये बलि दिया करते थे या कुर्बानी दिया करते थे तो उस वक्त बहुत सारे शलूक या मंत्र पढ़े जाते थे, तो वो इसमें दर्ज है यजुर्वेद में। ठीक है, और गुरु शिष्य परंपरा के बारे में आप क्या जानते हैं? ठीक है, गुरु शिष्य परंपरा क्या है भाई? देखिए, गुरु का मतलब होता है उस्ताद और शिष्य मतलब होता है, ठीक है, उसका, हाँ, उसका जो शागिर्द है आपका। अब ये गुरु शिष्य परंपरा जो है ये बहुत पुरानी वैदिक काल से ही चली आ रही है आपका। इसमें गुरु जो है या उस्ताद जो है वो शिष्य या जो शागिर्द होता है उसके हाथ पे
दाएं हाथ के ऊपर बाकायदा एक धागा बनाता है, बांधता है, और उसे अपनायन कहते हैं, उस रस्म को कहते हैं अपनायन। ठीक है, उस अपनायन के जरिए जो है वो जो शागिर्द है वो गुरु की शागिर्दी में आ जाता है आपका, और फिर जो भी तालीम है वो दी जाती है उसे, खासकर मजहबी तालीम है, फिर इसके साथ मजहबी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम, जो भी हथियारों को चलाने का तरीका है, किस तरह से चलाया जाए, और जो भी रसूमात हैं आपका, ठीक है, वो सिखाए जाते हैं आपका। अगला सवाल है, मुस्लिम तालीमी निज़ाम की किन्हीं दो खसूसियात से बहस कीजिए। मुस्लिम तालीमी निज़ाम जो हिंदुस्तान में आया, ठीक है, उसका हम देखते हैं उसका क्या असर पड़ा। देखिए इसका सोसाइटी पे सबसे बड़ी बात देखिए काफ़ी मुस्बत असर पड़ा, क्योंकि मुस्लिम सिर्फ तालीम ही नहीं दे रहे थे, बल्कि जो ख़ासकर हम देखें मुगलिया दौर में बाकायदा वर्कशॉप हुआ करती थी, वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट का काम होता था, बाकायदा फैक्ट्रीज़ होती थी, उसमें बहुत से कारीगर आते थे, माहिरीन कारीगर होते थे, वहाँ बैठ के वो कारीगरी के हुनर जो हैं सीखते थे। ठीक है, तो मुस्लिम तालीम के निज़ाम की हम देखें दो अहम खसूसियात, एक तो मदारिस का निज़ाम था, ठीक है जी, तो मुस्लिम तालीम में मदारिस अहम किरदार अपना अदा कर रहा था, वहाँ पे बाकायदा उन्हें दीनी तालीम दी जा रही थी, ठीक है, अरबी ज़बान जो है उस इस्लामी फ़िक़्ह की तालीम भी दी जा रही थी। तो जो मदारिस हैं वो सिर्फ दीनी ही नहीं है बल्कि दुनियावी तालीम भी उनको दे रहे थे। और निज़ाम तालीम में हम देखें तो मुस्लिम तालीम के निज़ाम अक्सर किताबों पर मबनी होता था, जहाँ तलबा निसाब के मुताबिक मुख्तलिफ़ कुतुब का मुताला भी करते थे आपका, और इसमें बाकायदा महफ़िल, दरस, मुबाहिसेश ये सब हुआ करते थे वहाँ पर। और जैसे मैंने बताया कि इन्होंने बाकायदा स्किल डेवलपमेंट का भी काम करा हुआ था, साथ साथ जो तलबा हैं आपका वो साथ साथ स्किल डेवलपमेंट का काम भी सीखते थे साथ साथ। ये सबसे बड़ा काम मुगलिया दौर में हुआ। अगला सवाल है, ऐसे किन्हीं दो असबाब को जांची जिनके लिए कोची मशहूर है। कोची आपको मालूम है, कोची एक बंदरगाही इलाका है दक्कन में, तो वो दो असबाब बताने, दो वजह बतानी है जिसकी वजह से वो इलाका काफ़ी मशहूर है। तो पहला तो है सकाफती विरसा, ठीक है, कोची अपनी सकाफती विरसे के लिए ख़ास तौर पर मशहूर है, और इसके फ़नून हैं, दस्तकारी है, ठीक है, मसला जो काफ़ी जैसे कि कढ़ाई और मिट्टी के बर्तन हैं वहाँ पे बनाए जाते हैं, उसमें का लोग काफ़ी महारत थे। इसके अलावा वहाँ पर कुदरती मनाजिर हैं, आप देखेंगे कि बाकायदा साहिली इलाका है, ठीक है, समुद्र बहुत से करीब है, तो जो कुदरती मनाजिर हमें नज़र आते हैं वहाँ पर, लोग इसलिए जाते हैं वहाँ पर। वो दीपांकर संजन के नाम से जाने जाते हैं, वो कौन थे और वो क्यों मशहूर हैं, तनकीदी जायजा लीजिए। हाँ जी, दीपांकर श्रीरंजन के नाम से वो जाने जाते हैं, वो कौन थे और क्यों मशहूर हैं, उनका तनकीदी जायजा लेना है। देखिए, दीपांकर श्रीरंजन जो है एक मारूफ जो है बुद्ध मत के फलसफी थे, आलिम थे, वो जो 11वीं सदी में हिंदुस्तान में थे आपका, ठीक है, और उनकी शोहरत की वजह ये थी कि वो फ़लसफ़ियाना उनका काम था, उन्होंने काफ़ी काम जो है आपका बुद्ध मत के ऊपर उसकी तालीम को फैलाने में, उसकी तशरीह में किया था उन्होंने, ठीक है, तो ये सबसे बड़ा उनका काम था। अगला है, तहजीब कल्चर के किन्हीं 4 नुकात का तज़किरा कीजिए। कल्चर जो है, तहजीब जो है, उसकी 4 खसूसियात को बयान करना है आपको। मेंशन एनी साइलेंट फीचर ऑफ कल्चर, ठीक है, पहली बात तो ये है कि मजमूई वर्सा सकाफ़त मुख्तलिफ अनासिर जिसका ज़बान, मज़हब, रिवायत और फ़नून की मजमूई शक्ल है जो एक माशरे की शनाख्त बनाती है। बाकायदा जो ज़बान होती है, ज़बान सबसे बड़ा वो विरसा होता है कल्चर में, ठीक है, जो सबको एक धागे में पिरो के रखता है। इसी तरह तारीख़ी सिलसिला है, सकाफ़त वक्त के साथ साथ तरक्की करती रही और नस्ल दर नस्ल जो है वो मुंतकिल होती रही है, ठीक है, उसके ख़यालात हैं, उसके जो जज्बात हैं, उसकी जो रिवायात हैं, वो एक से दूसरे को मुंतकिल होते रहते हैं। इसी तरह से इज्तिमाई ज़िंदगी है इंसान, सकाफ़ी जो ज़िंदगी है इंसान की, उसके जो तमाम पहलू हैं उसको मुतासिर करती है इंसान। इसी तरह से बहुत सारे जो चीज़ें हैं उसमें जो
डाइवर्सिटी है, आपका तनु है, मुख्तलिफ सकाफ़तें हैं, मुख्तलिफ इलाके हैं, कौमें हैं, नस्लें हैं, ग्रुप हैं, ठीक है, वो हमें इसमें नज़र आती हैं। तो कल्चर एक तरह से बहुत सब चीज़ों को समझ लेता है अपने अंदर। अगला है हिंदुस्तानी तहजीब सेकुलर तहजीब की अक्कासी करती है, वजाहत कीजिए। हिंदुस्तानी जो तहजीब है वो एक सेकुलर तहजीब है, यानी वो किसी एक मज़हब से उसका रिलेशन नहीं है, एक मज़हब से ताल्लुक़ नहीं है उसका, बल्कि वो डाइवर्स है आपका, ठीक है, हर तरफ फैली हुई है। तो भारत की जो सकाफ़त है, ख़ास बात यह है कि ये एक सेकुलर गैर मजहबी किरदार की अक्कासी करती है, ठीक है। यहाँ इसका मतलब क्या हो कि यहाँ हर मज़हब के को इज़्ज़त दी जाती है, उसका एहतराम किया जाता है, सबको अपनी इबादत करने का हक़ है, ठीक है, अपनी बात जो है इसको फैलाने का भी हक़ है, जो उसके ख़यालात हैं, जो जज्बात हैं, उसको जो है इजहार करने का पूरा पूरा हक़ है, ठीक है। तो मुख्तलिफ मज़ाहिब, रिवायात, त्यौहारों को जो संगम है, ठीक है। तो भारत की खसूसियात सबसे बड़ी यही है आपका। आज भी आप देखें तो इसकी शुरुआत किसने करी थी? तो शुरुआत इसका माना जाता है अकबर के दौर से हुई थी। अकबर ने सबसे पहले जो दीन इलाही या समीली सुलह कुल की जो बुनियाद डाली, उसका मकसद ही ये था। जदीद दौर में हिंदुस्तान में प्रेस ने एक ताकतवर आले की शक्ल कैसे इख्तियार की, वजाहत कीजिए, ठीक है। हाउ डिड प्रेस इन इंडिया डेवलप इनटू अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट, एक्सप्लेन, बताइए किस तरह से, ठीक है। जदीद दौर में हम देखते हैं हिंदुस्तान में प्रेस ने ताकतवर आले की हैसियत इख्तियार कर ली, जिसकी चंद वजूहात हैं। पहला है आगाही का जरिया, लोगों को आगाही होती है, ठीक है, लोगों को मालूमात जो है वो फराहम कराती है। प्रेस ने अवामी आगाही को फ़रोग़ दिया है। अहम मसाइल जैसे सियासी हो सकता है, समाजी भी है, इक़्तिसादी भी है, तो जो भी हालात हैं हमारे, उसके ऊपर ये रोशनी डालता है, ठीक है। इसने लोगों को बाखबर रखा और उनकी आवाज़ को बुलंद किया है। इसके साथ साथ तहरीक आज़ादी, आप देखिए जब हमारी तहरीक आज़ादी का मामला था तो उसमें प्रेस ने बहुत बड़ा जो है किरदार निभाया है। प्रेस ने आज़ादी की तहरीक में अहम किरदार अदा किया है। बहुत से सहाफ़ियों और अदीबों ने अपने मज़ामीन के ज़रिए अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ उनकी जो नींव थी, उनकी जो बुनियादें थी, उनको हिला दिया था और लोगों को, आवाम को बेदार करने की कोशिश करी उन्होंने, ठीक है। इसके अलावा तनकीद और उसके ऊपर बहस करती है। बाकायदा जो गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ होती हैं, बहुत सारी हुकूमती पॉलिसियाँ हैं, उसमें बहुत कमियाँ होती हैं, खामियाँ होती हैं, उसको लोगों तक उजागर करती है आपका। तो सकाफ़ती तरक्की इसके साथ साथ लोगों को बाखबर करती है, जो चीज़ें हो रही हैं समाज के अंदर, ठीक है, उसके ऊपर उसको लोगों को बताती हैं। और बाकायदा जो साइंसी नई नई इजादात हो रही हैं आपका, उससे भी लोगों को बाखबर करती है। जदीद दौर में हिंदी अदब और हिंदी ज़बान अदब की तरक्की बयान कीजिए, ठीक है। अब जदीद दौर में ख़ासकर हम बात करें हिंदी अदब और हिंदी ज़बान, इसकी क्या इम्पोर्टेंस रही है। तो हम देखते हैं जदीद दौर में हिंदी अदब जो है अपना एक नया किरदार निभा रही है। इसमें एक तो नई तहरीकें आ रही हैं। 19वीं सदी में के आखिर में हम देखें हिंदी अदब में नई तहरीकें हुई हैं आपका। इसे हिंदी नवाजी और चित्रकाल भी कहा जाता है, चित्रकाल भी कह सकते हैं इसे। इसके साथ ही इसमें शायरी और नसरी अदब भी इसमें काफ़ी फ़रोग़ हुआ। हिंदी शायरी में हम देखें तो रामचंद्र शेखर हैं, इसी तरह से बहुत सारे नाम हैं इसमें, महादेवी वर्मा हैं, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद हो गए, और इसी तरह से क्या नाम है आपका, दयानंद सरस्वती हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती ने बहुत सारा काम किया है इसके ऊपर। इसी तरह से सूर्यकांत त्रिपाठी हैं, निराला हैं, ठीक है। तो इसी तरह और भी बहुत सारे शायर हैं। तो इसी तरह कौमी तहरीक के अंदर उन्होंने बहुत काम किया, लोगों को बेदार करने की कोशिश करी इन्होंने। तालीम इदारे में हम देखें तो मुख्तलिफ तालीम इदारों में, जैसे कि हिंदी यूनिवर्सिटियाँ हैं, हिंदी अदब है, उनकी तख्लीक करने में जो है, ठीक है, हिंदी का बड़ा हमने काम अपना इश्तराक दिया है, ठीक है। चलिए 20 क्वेश्चन आपके ये हो गए हैं। अगली क्लास में इंशाल्लाह और आगे के क्वेश्चन आपको समझाए जाएंगे। तो फ़िलहाल आप जो है ये ख़ुद बैठ के इसको ढूंढिए सवाल कहाँ हैं, किस चैप्टर से ये सवाल आए हैं, और ख़ुद इसे हल करने की कोशिश करिए। अगली क्लास में इंशाल्लाह आपसे मालूम करूँगा मैं, ठीक है। तो तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।